CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। पृष्ठ संख्या 96, अध्याय 8, बिरजू महाराज से साक्षात्कार। यहाँ इस पृष्ठ पर एक हारमोनियम, तबला और घुंघरू का चित्र दिया गया है। इसी पृष्ठ के बाईं ओर मध्य भाग में एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कथक की जब भी बात होती है तो हमारे मस्तिष्क में एक नाम अवश्य आता है, बिरजू महाराज। कथक की कला उन्हें विरासत में मिली थी। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिरजू महाराज का स्मरण उनकी मनमोहक प्रस्तुतियों के लिए किया जाता है। बिरजू महाराज का जीवन शास्त्रीय संगीत के रागों के समान ही उतार चढ़ाव भरा था। अपने जीवन में प्राप्त सफलताओं के लिए उन्होंने कठिन साधना की थी। आइए आज हम पद्म विभूषण श्री बिरजू महाराज से मिलें। इनसे हमारा परिचय करवा रहे हैं आपके जैसे ही कुछ बच्चे। इस पृष्ठ पर बिरजू महाराज जी का कथक की एक विशेष मुद्रा में चित्र है। श्रेया, सुना है कि आपका बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। अपने बचपन के बारे में कुछ बताएंगे? बिरजू महाराज, एक जमाना था जब हम लोग छोटे नवाब कहलाते थे। हवेली के दरवाजे पर 8-8 सिपाहियों का पहरा होता था। मेरे बाबूजी के देहांत के बाद आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगीं। जिन डिब्बों में कभी 3-4 लाख की कीमत के हार हुआ करते थे, वे अब खाली पड़े थे। जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है, सब समय का चक्र है। संघर्षों के दौर में मेरी सबसे बड़ी सहयोगी मेरी माँ थी। कभी कर्ज लेते थे तो कभी पुरानी जरी की साड़ियां जलाकर उनके सोने चांदी के तार बेचते थे और गुजारा करते थे। नृत्य के कार्यक्रमों से भी कभी कभी पैसा आ जाता था। दिन में खाना खाते थे तो रात को कई बार नहीं भी खाते थे। अम्मा बार बार यही कहा करती थीं, खाने को भले ही चना मिले या कुछ भी ना मिले, पर अभ्यास जरूर करो। पृष्ठ संख्या 97, तनुश्री, आपने कथक किससे सीखा? बिरजू महाराज, मेरे गुरु थे मेरे पिता अच्छन महाराज और चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज। घर में चूंकि कथक का माहौल था, अतः औपचारिक प्रशिक्षण शुरू होने से पहले ही मैं देख देख कर कथक सीख गया था और नवाब के दरबार में नाचने भी लगा था। कथक की तालीम शुरू करते समय गुरु शिष्यों को गंडा ताबीज बांधते हैं और शिष्य गुरु को भेंट देता है। जब मेरी तालीम शुरू होने की बात आई तो बाबूजी ने कहा, भेंट मिलने पर ही गंडा बांधूंगा। इस पर अम्मा ने मेरे 2 कार्यक्रमों की कमाई बाबूजी को भेंट के रूप में दे दी। गंडा गुरु और शिष्य के बीच पवित्र रिश्ता होता है। मैंने अब इस रस्म को उल्टा कर दिया है। कई वर्षों तक नृत्य सिखाने के बाद जब देखता हूं कि शिष्य में सच्ची लगन है, तभी गंडा बांधता हूं। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें बिरजू महाराज के पिता बिरजू महाराज से गंडा बांधने के लिए भेंट स्वरूप कुछ मांग रहे हैं। नेपथ्य में एक दीवार पर एक तस्वीर है, फर्श पर एक हारमोनियम, तबला रखा हुआ है, साथ ही एक दरवाजे की चौखट है, पर्दा है और उसके बाईं ओर मेज के ऊपर एक फूलदान है और कुछ अगरबत्तियां जल रही हैं। साथ ही नीचे जमीन पर एक मूढ़ा रखा हुआ है। पृष्ठ संख्या 98, तनुश्री, क्या पढ़ाई या दूसरे कामों के साथ साथ संगीत और नृत्य जारी रखना संभव है? बिरजू महाराज, यह तो अपने सामर्थ्य पर निर्भर करता है। मेरी शिष्या शोभना नारायण IAS अफसर हैं और अच्छी नर्तकी भी। मैं नृत्य के साथ साथ बजाता और गाता भी हूं। इसके अतिरिक्त नृत्य नाटिकाएं
और उनके लिए संगीत भी तैयार करता हूं। मैंने जब नौकरी शुरू की तो मेरे चाचा ने कहा, तुम नौकरी में बंट जाओगे, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। पर मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि महाराज बनना है तो उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। यहां बाईं ओर घुंघरू का चित्र है। मणिक, कथक की शुरुआत कब हुई? बिरजू महाराज, कथक की परंपरा बहुत पुरानी है। महाभारत के आदि पर्व और रामायण में इसकी चर्चा मिलती है। पहले कथक रोचक और अनौपचारिक रूप से कथा कहने का ढंग होता था। तब यह मंदिरों तक ही सीमित था। हमारे लखनऊ घराने के लोग मूलतः बनारस, इलाहाबाद के बीच हरिया गांव के रहने वाले थे। वहां 989 कथिकों के घर हुआ करते थे। कथिकों का एक तालाब अभी भी है। गांव में एक बैरगिया नाला है जिसके साथ यह कहानी जुड़ी हुई है। एक बार 9 कथिक नाले के पास से गुजर रहे थे कि 3 डाकू वहां आ पहुंचे। कुछ कथिक डर गए, किंतु उन कथिकों की कला में इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों के कथक में मग्न हो गए। तब से यह पद लोगों में प्रचलित हो गया। बैरगिया नाला जुलुम जोर, 9 कथिक नचावें 3 चोर, जब तबला बोले धीन धीन, तब एक एक पर 3-3। यहां बाईं ओर 3 डाकुओं का चित्र है, वहीं दाईं ओर 3 कथिक गाते हुए कुछ बजा रहे हैं। लखनऊ घराने के बाद जयपुर घराने और फिर बनारस घराने का विकास हुआ। इसके अलावा रायगढ़ के महाराज चक्रधर की भी अपनी अलग शैली थी। पृष्ठ संख्या 99। श्रेया, क्या नृत्य सीखने के लिए संगीत जानना जरूरी होता है? बिरजू महाराज, गाना बजाना और नाचना, ये तीनों संगीत का हिस्सा हैं। संगीत में लय होती है, उसका ज्ञान आवश्यक है। नृत्य में शरीर, ध्यान और तपस्या का साधन होता है। नृत्य करना एक तरह से अदृश्य शक्ति को निमंत्रण देना है। कृष्ण, मेरे अंदर समाओ और नाचो। नृत्य ही नहीं, हमारी हर गतिविधि में लय होती है। घसियारा घास को हाथ से पकड़कर उस पर हंसियां मारता है और फिर घास हटाता है। मारने और हटाने की इस लय में जरा भी गड़बड़ी हुई नहीं कि उसका हाथ गया। लय हर काम में, नृत्य में, जीवन में संतुलन बनाए रखती है। लय एक तरह का आवरण है जो नृत्य को सुंदरता प्रदान करती है। अगर नर्तक को सुर ताल की समझ है तो वह जान पाएगा कि यह लहरा ठीक नहीं है। उसके माध्यम से नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं करेगा। पृष्ठ के ऊपर दाईं ओर यशोदा और कृष्ण का चित्र है। आपने कथक में कई नई चीजें भी जोड़ी हैं ना? बिरजू महाराज, कथक की पुरानी परंपरा को तो कायम रखा है। हाँ, उसके प्रस्तुतिकरण में बदलाव किए हैं। हमने गौर किया कि हमारे चाचा लोग और बाबूजी नाचते तो खूबसूरत थे ही, उनके खड़े होने का अंदाज भी निराला होता था। हमने उन भाव भंगिमाओं को भी कथक में शामिल कर लिया। चाचा लोग और बाबूजी हमारे लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे। हमने तीनों की शिक्षा को इकट्ठा करके एक नया रूप तैयार किया। इसी प्रकार टैगोर, त्यागराज आदि कई आधुनिक कवियों की रचनाओं को लेकर भी कथक रचनाएं तैयार की। इस पृष्ठ के नीचे दाईं ओर एक चित्र है जिसमें बिरजू महाराज किसी व्यक्ति से बातें कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 100। तनुश्री, पर ये लोग तो अलग अलग भाषाओं के कवि थे। बिरजू महाराज, भाषाएं अलग अलग होती हैं, पर इंसान तो सब जगह एक से होते हैं। फ्रांस में एक दर्शक ने कहा, मैं नहीं जानता कि यशोदा कौन है। मैंने उन्हें बताया कि इस धरती पर सभी माएं यशोदा हैं और सब नन्हे बच्चे कृष्ण। बच्चे की जिद, रोना, उठना, बैठना
सब जगह एक जैसा होता है। धीरे धीरे हमें अलग अलग भाषा, संस्कार और तौर तरीके भी मिलते हैं, चाहे नृत्य हो या कुछ और। परंपरा एक वृक्ष के समान होती है जो सबको एक जैसी छाया और आश्रय देती है। उसके नीचे बैठने वाले अलग अलग स्वभाव के होते हैं। वृक्ष से लिए बीज को बोएं तो समय आने पर ही एक और वृक्ष फलेगा। वह नया वृक्ष कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे कैसी हवा, पानी और खाद मिला है। माणिक, आपने जब सीखना शुरू किया था, तब से अब तक कथक की दुनिया में क्या-क्या बदलाव आए हैं? बिरजू महाराज, पहले मंच नहीं होते थे। फर्श पर चांदनी बिछाने की बड़ी सफेद चादर बिछी होती थी, जिस पर कथक होता था, और दर्शक चारों ओर बैठते थे। श्रृंगार के लिए चंदन लेप और होंठ रंगने के लिए पान होता था। पहले नर्तक कथा के दृश्यों का ऐसा विस्तृत वर्णन करते थे कि दर्शक के सामने पूरा दृश्य खिंच जाता था कि कैसे गोपियों ने घड़ा उठाया, धीमी चाल से पनघट की ओर चली, पीछे से कृष्ण चुपचाप आए, कंकड़ उठाया और दे मारा। अब सिर्फ पनघट की गत देखो कहकर बाकी दर्शक की कल्पना पर छोड़ दिया जाता है। श्रेया, आपने गाना बजाना और नाचना कब शुरू किया? बिरजू महाराज, बहुत छुटपन से ही तबला पीटना शुरू कर दिया था। चाचा ने कहा, लड़के के हाथ में लय है। 5 साल का होते होते हारमोनियम पर लहरा बजाने लगा। सबको खुश करने के लिए फिल्मी गाने भी खूब गाता था। एक बार सबकी फरमाइश पर सुरैया के एक गाने पर देर तक नाचा। बहनों ने बड़े शौक से बिंदी चुन्नी से सजा दिया था। तब तक चाचा आ गए। बस डर के मारे तुरंत सब कुछ उतार फेंका और छिप गया। पृष्ठ संख्या 101। माणिक, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है? बिरजू महाराज, लोक नृत्य सामूहिक होता है। दिन भर की मेहनत के बाद लोग थकान दूर करने और मनोरंजन के लिए इकट्ठा मिलकर नाचते हैं। दूसरी ओर शास्त्रीय नृत्य में एक नर्तक अकेला ही काफी होता है। लोक नृत्य नाचने वालों के अपने मन बहलाव और संतुष्टि के लिए होता है, जबकि शास्त्रीय नृत्य दर्शकों के लिए होता है। शुरू में कथावाचक भी लोक नर्तक हुआ करता था। धीरे धीरे जब उसकी खास शैली व रूप निश्चित होता गया, वह शास्त्रीय नृत्य हो गया। श्रेया, इस समय भारत में शास्त्रीय नृत्य की क्या स्थिति है? बिरजू महाराज, कुछ वर्ष पहले तक स्थिति दयनीय थी। अब इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, पर शोर वाले संगीत नृत्य का भी खूब प्रचलन है। मैं सबसे यही कहता हूं, वह संगीत सुनो देखो, लेकिन अपनी परंपरा की गहराई को भी समझो, अनुभव करो। तनुश्री, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली के संगीत की तरह क्या दक्षिण और उत्तर के नृत्य में भी अंतर है? बिरजू महाराज, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, ये शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियां हैं। संगीत और गाने के ढंग का अंतर तो है ही, इसके अतिरिक्त भी हर नृत्य की अपनी लय और भाव भंगिमा है। कथक की भाव भंगिमा दैनिक जीवन से ली गई होती है और भरतनाट्यम में मूर्ति कला से। भरतनाट्यम में दोनों भावों का इकट्ठा प्रयोग होता है और कथक में बारी बारी से। ओडिसी और मणिपुरी में कोमलता है, कथकली में ओज है, कथक में दोनों हैं। कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है, चिराग की लौ के समान। इसी प्रकार उंगलियां भी बहुत धीरे से हिलाई जाती हैं। जैसे घूंघट पकड़ने में या घूंघट उठाने में उंगलियां जरा जोर से हिली नहीं कि चाचा जी तुरंत टोकते थे, घूंघट उठा रहे हो या तंबू। यहां इस पृष्ठ पर हारमोनियम, तबला और घुंघरू का चित्र है। पृष्ठ संख्या 102। यहां इस पृष्ठ के बाईं ओर एक कथकली कलाकार की नृत्य की शैली में एक चित्र है। माणिक, खाली समय में आप क्या करते हैं? बिरजू महाराज, खाली तो होता ही नहीं हूं, नींद में भी हाथ चलता रहता है, मशीनों में मन खूब लगता है,
अगर मैं नर्तक ना होता तो शायद इंजीनियर होता। कोई भी मशीन या यंत्र खोलकर उसके कल पुर्जे देखने की जिज्ञासा होती है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं अपने ब्रीफकेस में हरदम पेंचकस और दूसरे छोटे-मोटे औजार रखता हूं। कभी अपना पंखा फ्रिज ठीक किया तो कभी और मशीनें। बेटी दामाद चित्रकार हैं, उन्हें देख देख कर पेंटिंग बनाने का भी शौक हो गया है। प्रायः रात 12 बजे के बाद चित्र बनाने बैठता हूं। जब नींद से आंखें बंद होने लगती हैं तो ब्रश एक तरफ रख देता हूं और सो जाता हूं। पिछले 2 वर्षों में लगभग 70 चित्र बनाए हैं। श्रेया, अगर कोई बच्चा गाना बजाना या नृत्य सीखना चाहे पर घर के लोग ना चाहते हों तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बिरजू महाराज, आजकल के माँ बाप से मेरी विनती है कि यदि बच्चे की रुचि है तो उसे लय के साथ खेलने दें। जैसे अन्य खेल हैं वैसे ही यह भी एक खेल है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस खेल की दुनिया में संतुलन, समय का अंदाजा व सदुपयोग बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पृष्ठ संख्या 103। इस पृष्ठ पर बिरजू महाराज जी का कथक नृत्य की शैली में एक चित्र है। तनुश्री, क्या आपके परिवार में लड़कियों ने कथक नहीं सीखा? बिरजू महाराज, मेरी बहनों को कथक नहीं सिखाया गया, पर मैंने अपनी बेटियों को खूब सिखाया। लड़कियों के पास शिक्षा या कोई ना कोई हुनर अवश्य होना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें। हुनर ऐसा खजाना है जिसे कोई नहीं छीन सकता और वक्त पड़ने पर काम आता है। बच्चों, तुम लोग संगीत सीखते हो? यदि नहीं तो जरूर सीखो। मन की शांति के लिए यह बहुत जरूरी है। लय हमें अनुशासन सिखाती है, संतुलन सिखाती है। नाचने, गाने और बजाने वाले एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर एक नई रचना करते हैं। सुर और लय से हमें एक दूसरे का सहयोगी बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पृष्ठ संख्या 104। पाठ से। आइए अब हम बिरजू महाराज से पूछे गए प्रश्नों और उनसे मिले उत्तरों को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। मेरी समझ से। क, यहां दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है? उनके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। 1. बिरजू महाराज ने गंडा बांधने की परंपरा में परिवर्तन क्यों किया होगा? वे गुरु के प्रति शिष्य के निष्ठा भाव को परखना चाहते थे। वे नृत्य शिक्षण के लिए इस परंपरा को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। वे नृत्य के प्रति शिष्य के लगन व समर्पण भाव को जांचना चाहते थे। वे शिष्य की भेंट देने की सामर्थ्य को परखना चाहते थे। 2. जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है। बिरजू महाराज के जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आए? पिता के देहांत के बाद आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ा। कोई भी संस्था नृत्य प्रस्तुतियों के लिए आमंत्रित नहीं करती थी। किसी समय विशेष में घर में सुख समृद्धि थी। नृत्य के औपचारिक प्रशिक्षण के अवसर बहुत ही सीमित हो गए थे। यहाँ दाईं ओर एक चित्र है जिसमें एक गुरु अपनी शिष्या को कुछ सिखा रहे हैं। 3. बिरजू महाराज के अनुसार बच्चों को लय के साथ खेलने की अनुशंसा क्यों की जानी चाहिए? संगीत, नृत्य, नाटक और सभी कलाएं बच्चों में मानवीय मूल्यों का विकास नहीं करती हैं। कला संबंधी विषयों से जुड़ाव बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कला भी एक खेल है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वर्तमान समय में कला भी एक सफल माध्यम नहीं है। ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक बालिका नृत्य कर रही है। पास बैठी एक बालिका हारमोनियम बजा रही है और एक बालक तबला बजा रहा है। पृष्ठ संख्या 105। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द एवं शब्द समूह यहाँ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही संदर्भों
या अवधारणाओं से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। इस पृष्ठ पर एक तालिका है। इस तालिका के 2 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में कुछ शब्द दिए गए हैं और दूसरे स्तंभ में संदर्भ या अवधारणा दी गई हैं। तालिका का पहला स्तंभ, जिसका शीर्षक है शब्द, ये शब्द इस प्रकार हैं: 1. कर्नाटक संगीत शैली। 2. घराना। 3. शास्त्रीय संगीत। 4. हिंदुस्तानी संगीत शैली। 5. कन छेदन। 6. लोक नृत्य। इस तालिका के दूसरे स्तंभ का शीर्षक है संदर्भ या अवधारणा, जिसके अंतर्गत संदर्भ और अवधारणाएं इस प्रकार हैं: 1. भारत की प्राचीन गायन वादन गीत नृत्य अभिनय परंपरा का अभिन्न अंग है। इसमें शब्दों की अपेक्षा सुरों का महत्व होता है। इसमें नियमों की प्रधानता होती है। 2. भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में प्रचलित है। इसमें स्वर शैली की प्रधानता होती है। जल तरंगम, वीणा, मृदंग, मंडोलिन वाद्य यंत्रों से संगत दी जाती है। 3. हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है। यह कान में सोने या चांदी का तार पहनाने से संबंधित है। 4. हिंदुस्तानी संगीत में कलाकारों का एक समुदाय या कुटुंब जो संगीत नृत्य की विशिष्ट शैली साझा करते हैं। संगीत या नृत्य की परंपरा जिसमें सिद्धांत और शैली पीढ़ी दर पीढ़ी प्रशिक्षण के द्वारा आगे बढ़ती है। 5. किसी क्षेत्र विशेष में लोक द्वारा किए जाने वाले पारंपरिक नृत्य। लोक नृत्य क्षेत्र विशेष की संस्कृति एवं रीति रिवाजों को दर्शाते हैं। ये विशेष रूप से फसल कटाई, उत्सवों आदि के अवसर पर किए जाते हैं। 6. भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली जो मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में प्रचलित है। तबला, सारंगी, सितार, संतूर वाद्ययंत्रों से संगत दी जाती है। इसके प्रमुख रागों की संख्या 6 है। इसी पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक वीणा का चित्र है। शीर्षक: इस पाठ का शीर्षक बिरजू महाराज से साक्षात्कार है। यदि आप इस साक्षात्कार को कोई अन्य नाम देना चाहते हैं तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा? लिखिए। इस पृष्ठ पर एक ग्रामीण परिवेश का चित्र है जिसमें एक पुरुष कलाकार और एक महिला कलाकार कुछ गा रहे हैं, बजा रहे हैं। इन्हें एक चारपाई पर बैठे हुए परिवार के कुछ सदस्य सुन रहे हैं। चारपाई पर एक पुरुष है, एक बालक और एक बालिका है। पीछे की ओर एक घड़ा है और कुछ झोपड़ियां हैं। पृष्ठ संख्या 106। पंक्तियों पर चर्चा। साक्षात्कार में से चुनकर कुछ वाक्य यहां दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार लिखिए। तुम नौकरी में बंट जाओगे। तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। लय हम नर्तकों के लिए देवता है। नृत्य में शरीर, ध्यान और तपस्या का साधन होता है। कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है, चिराग की लौ के समान। यहां पृष्ठ के दाईं ओर ऊपरी भाग में घुंघरुओं का चित्र है। साथ ही एक पुस्तक और टोपी भी रखी है। सोच विचार के लिए: 1. साक्षात्कार को एक बार पुनः पढ़िए और यहां दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क. बिरजू महाराज नृत्य का औपचारिक प्रशिक्षण आरंभ होने से पहले ही कथक कैसे सीख गए थे? ख. नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ होना क्यों अनिवार्य है? ग. नृत्य के अतिरिक्त
बिरजू महाराज को और किन किन कार्यों में रुचि थी? घ. बिरजू महाराज ने बच्चों की शिक्षा और रुचियों के बारे में अभिभावकों से क्या कहा है? 2. पाठ में से उन प्रसंगों की पहचान कर उन पर चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है कि क. बिरजू महाराज बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ख. बिरजू महाराज को नृत्य की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी उनकी मां का बहुत योगदान रहा। ग. बिरजू महाराज महिलाओं के लिए समानता के पक्षधर थे। इस पृष्ठ पर दाईं ओर एक महिला का चित्र है जो वीणा बजा रही है। शब्दों की बात। क. पाठ में आए हुए कुछ शब्द यहां दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। ये शब्द हैं आजीविका, सीमित, प्रशिक्षण, सुंदरता, आधुनिक, पारंपरिक, भारतीय, सामूहिक, शास्त्रीय। आपने इन शब्दों पर ध्यान दिया होगा कि मूल शब्द के आगे या पीछे कोई शब्दांश जोड़कर नया शब्द बना है। इससे शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, जैसे कि अदृश्य, अ जमा दृश्य, आवरण, आ जमा वरण, प्रशिक्षण, प्र जमा शिक्षण। यहां पर अ, आ, प्र उपसर्ग हैं। यहां इस पृष्ठ के निचली ओर एक पखावज का चित्र है जिसके साथ एक आरती की थाली पर दिए और फूल रखे हैं। पृष्ठ संख्या 107। शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं और मूल शब्द के अर्थ में नवीनता, परिवर्तन या विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे कि सीमित, सीमा जमा इत, सुंदरता, सुंदर जमा ता, भारतीय, भारत जमा इय, सामूहिक, समूह जमा इक। यहां पर इत, ता, इय और इक प्रत्यय हैं। यहां एक बालिका का जल तरंग बजाते हुए चित्र है। ख. यहां 2 तबले हैं। एक में कुछ शब्दांश उपसर्ग व प्रत्यय हैं, दूसरे तबले में मूल शब्द हैं। इनकी सहायता से नए शब्द बनाइए। पहले तबले में दिए गए शब्दांश इस प्रकार हैं: आ, अ, इय, सु, इक, आ, ता, इत। इसी प्रकार दूसरे तबले में दिए गए मूल शब्द इस प्रकार हैं: मर्म, गमन, राष्ट्र, खंड, श्रम, संस्कृति, कर्म, नाम, साधारण। अब आप दिए गए शब्दांशों अर्थात उपसर्ग व प्रत्यय का प्रयोग करते हुए मूल शब्द को जोड़ते हुए शब्द बनाइए और दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। ग. इस पाठ में से उपसर्ग व प्रत्यय की सहायता से बने कुछ और शब्द छांटकर उनसे वाक्य बनाइए। शब्दों का प्रभाव। पाठ में आए वाक्य यहां दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए। 1. कुछ कथिक डर गए, किंतु उन कथिकों की कला में इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों के कथक में मग्न हो गए। इस वाक्य में रेखांकित शब्द इतना हटाकर वाक्य पढ़िए और पहचानिए कि क्या परिवर्तन आया है। पाठ में आए हुए वाक्यों में से ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढकर उन्हें रेखांकित कीजिए जिनके प्रयोग से वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। यहाँ एक चित्र है जिसमें
2 कथिक नृत्य कर रहे हैं और उन्हें 3 डाकू देख रहे हैं। पृष्ठ संख्या 108। पाठ से आगे। कला का संसार। क बिरजू महाराज। कथक की पुरानी परंपरा को तो कायम रखा है, हाँ, उसके प्रस्तुतिकरण में बदलाव किए हैं। इस कथन को ध्यान में रखते हुए लिखिए कि कथक की प्रस्तुतियों में किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं। ख लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में क्या अंतर है, लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने सहपाठियों, अभिभावकों, शिक्षकों, पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। ग बैरगिया नाला जुल्म जोर, 9 कथिक नचावें 3 चोर, जब तबला बोले धीन धीन तब एक एक पर 3 3। इस पाठ में हरिया गांव में गाए जाने वाले इस पद का उल्लेख है। आप अपने क्षेत्र में गाए जाने वाले किसी लोकगीत को कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। यहाँ एक कथक नृत्यांगना का कथक की मुद्रा में नृत्य करते हुए चित्र है। साक्षात्कार की रचना। प्रस्तुत पाठ की विधा साक्षात्कार है। सामान्यतः इसे बातचीत या भेंट वार्ता का पर्याय मान लिया जाता है, लेकिन यह भेंट वार्ता से इस संदर्भ में भिन्न है कि इसका एक निश्चित उद्देश्य और ढांचा होता है। यह साक्षात्कार किसी नौकरी या पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए होने वाले साक्षात्कार से बिल्कुल भिन्न है। प्रस्तुत साक्षात्कार एक प्रकार से व्यक्तिपरक साक्षात्कार है। इसका उद्देश्य साक्षात्कारदाता के निजी जीवन, उनके कामकाज, उपलब्धियों, रुचि अरुचि, विचारों आदि को पाठकों के सामने लाना है। किसी भी प्रकार के साक्षात्कार के लिए पर्याप्त तैयारी, संवेदनशीलता और धैर्य की आवश्यकता होती है। साक्षात्कार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि साक्षात्कारदाता के संदर्भ में कितना शोध किया गया है और प्रश्न किस प्रकार के बनाए गए हैं। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक सब्जी वाले का 2 बालिकाएं साक्षात्कार कर रही हैं। एक बालिका सब्जी वाले से प्रश्न पूछ रही है, वहीं दूसरी बालिका सब्जी वाले के दिए गए उत्तरों को लिख रही है। सामने कुछ सब्जियां टोकरियों में रखी हुई हैं। प्रस्तुत साक्षात्कार के आधार पर बताइए। क साक्षात्कार से पहले क्या-क्या तैयारियां की गई होंगी? ख आप इस साक्षात्कार में और क्या-क्या प्रश्न जोड़ना चाहेंगे? ग यह साक्षात्कार एक सुप्रसिद्ध कलाकार का है। यदि आपको किसी सब्जी विक्रेता, रिक्शा चालक, घरेलू सहायक या सहायिका का साक्षात्कार लेना हो तो आपके प्रश्न किस प्रकार के होंगे? पृष्ठ संख्या 109। सृजन। आपके विद्यालय में कथक नृत्य का आयोजन होने जा रहा है। क आप दर्शकों को कथक नृत्य कला के बारे में क्या-क्या बताएंगे? लिखिए। ख इस कार्यक्रम की सूचना देने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ग यदि इस नृत्य कार्यक्रम में कोई दृष्टि बाधित दर्शक है और वह नृत्य का आनंद लेना चाहे तो इसके लिए विद्यालय की ओर से क्या व्यवस्था की जानी चाहिए? आज की पहेली। अगर नर्तक को सुर ताल की समझ है तो वह जान पाएगा कि यह लहरा ठीक नहीं है। इसके माध्यम से नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं करेगा। संगीत में लय को प्रदर्शित करने के लिए ताल का सहारा लिया जाता है। किसी भी गीत की पंक्तियों में लगने वाले समय को मात्राओं द्वारा ठीक उसी प्रकार मापा जाता है जैसे दैनिक जीवन में व्यतीत हो रहे समय को हम सेकंड के द्वारा मापते हैं। ताल कई मात्रा समूहों का संयुक्त रूप होता है। संगीत के समय को मापने की सबसे छोटी इकाई मात्रा है और ताल कई मात्रा समूहों का संयुक्त रूप होता है। जिस तरह घंटे में मिनट और मिनट में सेकंड होते हैं, उसी तरह
ताल में मात्रा होती है। आज हम आपके लिए ताल से जुड़ी एक अनोखी पहेली लाए हैं। एक विद्यार्थी ने अपनी डायरी में अपने विद्यालय के किसी एक दिन का उल्लेख किया है। उस उल्लेख में संगीत की कुछ तालों के नाम आए हैं। आप उन तालों के नाम ढूंढिए। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक डायरी का पन्ना है और उस पर लिखा है, कल हमारे विद्यालय में संगीत और नृत्य सभा का आयोजन हुआ था। उसमें 1-2 नहीं बल्कि 4 कलाकार आए थे। उन कलाकारों में एक का नाम रूपक और दूसरे का नाम लक्ष्मी था। शेष 2 कलाकारों के नाम पता नहीं चल पाए। वे दोनों जब अपनी प्रस्तुति के लिए मंच पर आए तो दर्शकों से पूछने लगे, तिलवाड़ा, दादरा या झूमरा। दर्शक बोले, तीनों में से कोई नहीं, हमें दीपचंदी और कहरवा पसंद है। दर्शकों की यह बात सुनते ही कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति प्रारंभ कर दी। पृष्ठ संख्या 110। अब यहां दी गई शब्द पहेली में से संगीत की उन तालों के नाम ढूंढकर लिखिए। यहां एक वर्ग पहेली है जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उनसे आपको मेल करते हुए तालों के नाम ढूंढकर लिखने हैं। पहली पंक्ति बाएं से दाईं ओर, ती, झ, रू, ल, भ, ती। दूसरी पंक्ति न, च, प, क्ष्मी, क, ल। तीसरी पंक्ति म, ल, क, ह, र, वा। चौथी पंक्ति ल, ई, झू, म, रा, ड़ा। पांचवी पंक्ति दी, प, चंग, दी, दा, त। छठी पंक्ति ड़, च, क, र, द, ढ़। सातवीं पंक्ति ए, म, ल, घ, रा, क। झरोखे से नृत्य की छटाएं। बिरजू महाराज ने भारत के विभिन्न राज्यों के शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख किया है। आइए इनके बारे में अपनी समझ बढ़ाते हैं। भरतनाट्यम, यह नृत्य विधा का सर्वाधिक प्राचीन रूप है। इसका नाम भरत मुनि तथा नाट्यम शब्द से मिलकर बना है। कुछ विद्वान भरत शब्द को राग, ताल, भाव से भी जोड़ते हैं। इस नृत्य विधा की उत्पत्ति का संबंध तमिलनाडु में मंदिर नर्तकों की एकल नृत्य प्रस्तुति सादिर से है। यहां एक चित्र है जिसमें एक पुरुष कलाकार भरतनाट्यम प्रस्तुत कर रहा है। कथकली, दक्षिण भारत के एक राज्य में मंदिरों में रामायण तथा महाभारत की कहानियां प्रस्तुत करने वाली 2 लोक नाट्य परंपराएं रामानाट्यम तथा कृष्णाट्टम कथकली के उद्भव का स्रोत हैं। यह संगीत, नृत्य और नाटक का अद्भुत संयोजन है। सुप्रसिद्ध मलयाली कवि V.N. मेनन के द्वारा राजा मुकुंद के संरक्षण में इसका प्रचार प्रसार हुआ। यह नृत्य पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है। इसकी विषय वस्तु महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित कहानियां होती हैं। पूरे नृत्य नाटक का अनमोल आभूषण है भाव भंगिमाएं। आंखों और भौहों का लय संचालन बहुत महत्वपूर्ण है। यहां एक चित्र है जिसमें 2 कलाकार कथकली नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 111। कथक, ब्रिजभूमि की रासलीला से उत्पन्न कथक एक परंपरागत नृत्य विद्या है। कथक का नाम कथिक से लिया गया है, जिसे कथावाचक भी कहते हैं। ये कथिक महाकाव्यों के पदों व छंदों को संगीत तथा भाव भंगिमाओं के साथ प्रस्तुत करते थे। कथक की महत्वपूर्ण विशेषता विभिन्न घरानों का विकास है। जुगलबंदी
कथक प्रस्तुति का मुख्य आकर्षण है, जिसमें तबला वादक तथा नर्तक के बीच प्रतिस्पर्धात्मक खेल होता है। यहां एक चित्र है जिसमें कुछ कथक कलाकार कथक नृत्य की प्रस्तुति दे रहे हैं। कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक पारंपरिक शैली है। कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुति प्रार्थना से आरंभ होती है, तत्पश्चात नृत्य अभिनय को प्रस्तुत किया जाता है। नृत्य प्रस्तुति के साथ कर्नाटक संगीत की संगत दी जाती है। कुचिपुड़ी नृत्य का समापन तरंगम प्रस्तुति के पश्चात होता है। यहाँ एक चित्र है जिसमें कुछ महिला कलाकार कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। रिपीट, यहाँ एक चित्र है जिसमें कुछ महिला कलाकार कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। मणिपुरी नृत्य। पौराणिक आख्यानों के अनुसार मणिपुरी नृत्य का स्रोत भारत के एक उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की घाटियों में स्थानीय गंधर्वों के साथ शिव और पार्वती का दैवीय नृत्य है। इस राज्य के प्रमुख त्योहार लाई हरोबा में इस नृत्य को करने का प्रचलन है। सामान्यतः यह नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसमें चेहरे की अभिव्यक्ति के स्थान पर हाथ के हाव भाव व पैरों की गति महत्वपूर्ण होती है। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक मणिपुरी नृत्यांगना मणिपुरी नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। ओडिसी नृत्य। नाट्यशास्त्र में उल्लेखित सोदा नृत्य से ओडिसी नृत्य रूप को नाम मिला है। कुछ भाव मुद्राएं भरतनाट्यम से मिलती जुलती हैं। इस नृत्य रूप का मुख्य आकर्षण है त्रिभंग मुद्रा, अर्थात शरीर को त्रिभंग मुद्रा अर्थात शरीर का 3 मोड़ वाला रूप। नृत्य के दौरान शरीर का निचला हिस्सा काफी सीमा तक स्थिर रहता है और धड़ लय ताल के साथ गति करता है। यहाँ एक चित्र है जिसमें ओडिसी नृत्यांगनाएं ओडिसी नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। मोहिनी अट्टम। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक मोहिनी अट्टम का उद्भव केरल राज्य में हुआ। मोहिनी अट्टम की विशेषता घुमावदार कोमल भाव वाले आंगिक अभिनय हैं। इस नृत्य के अंतर्गत अभिनय पर बल दिया जाता है। इस नृत्य शैली में मुख की अभिव्यक्ति और हस्त मुद्राओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। नर्तकियां पारंपरिक पोशाक पहनती हैं जिसे मुंडू कहा जाता है। पारंपरिक रूप से मोहिनी अट्टम केवल स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है, जबकि कथकली केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक मोहिनी अट्टम नृत्यांगना मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक मोहिनी अट्टम नृत्यांगना मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। पृष्ठ संख्या 112। साझी समझ। अभी आपने शास्त्रीय नृत्यों को निकटता से जाना समझा। 5-5 विद्यार्थियों के समूह में भारत के लोक नृत्यों की सूची बनाइए और उनकी विशिष्टताओं का पता लगाइए। यहाँ इस पृष्ठ पर भारत का मानचित्र दिया गया है। अब आप भारत के मानचित्र में राज्यानुसार शास्त्रीय एवं लोक नृत्य अंकित कीजिए। पृष्ठ संख्या 113। खोजबीन के लिए। यहाँ दी गई इंटरनेट कड़ियों की सहायता से आप भारतीय नृत्य संगीत और बिरजू महाराज के बारे में जान समझ सकते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में नृत्य संगत। इसके लिए यहाँ YouTube का एक लिंक दिया गया है। यह लिंक इस प्रकार है https://www.youtube.com/V=W एक कैपिटल Z कैपिटल X कैपिटल C कैपिटल U G I 848।
कथक परिचय भाग 7। इसके लिए यूट्यूब लिंक इस प्रकार है https://www.youtube.com/watch V D P R J 6 9 I M 2 4। पंडित बिरजू महाराज। इनसे संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए यूट्यूब लिंक है www.youtube.com/watch V 0 R 3 M 8 D 2 E A G and LIST P L Q T V C J 5 I 1 H 6 B N M C 4 H I R Z V Y J _ W T P G K Y 9 B। पृष्ठ संख्या 114। पढ़ने के लिए। नृत्यांगना सुधा चंद्रन। जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष किया है और लक्ष्य प्राप्त किया है। ऐसा ही एक नाम है सुधा चंद्रन। पैर खराब होने के बावजूद वह चोटी की नृत्यांगना बनी। सुधा चंद्रन की माता श्रीमती थंगम एवं पिता श्री के.डी. चंद्रन की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना बने। इसीलिए चंद्रन दंपत्ति ने सुधा को 5 वर्ष की अल्पायु में ही मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलवाया। पहले तो नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची के दाखिले में हिचकिचाहट महसूस की, किंतु सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के.एस. रामास्वामी भागवतार ने उसे शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। जल्द ही सुधा के नृत्य कार्यक्रम विद्यालय के आयोजनों में होने लगे। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई। लेकिन सुधा के स्वप्नों की इंद्रधनुषी दुनिया में एकाएक 2 मई 1981 को अंधेरा छा गया। 2 मई को तिरुचिरापल्ली से मद्रास चेन्नई जाते समय उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और दायां पांव बुरी तरह जख्मी हो गया। प्लास्टर लगने पर बायां पांव तो ठीक हो गया, किंतु दाएं पैर में गैंग्रीन, एक प्रकार का कैंसर, हो गया। ऐसे में डॉक्टरों के पास सुधा का दायां पैर काट देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अंततः दुर्घटना के 1 महीने बाद सुधा का दायां पैर घुटने के 7.5 इंच नीचे से काट दिया गया। एक पैर का कट जाना संभवतः किसी भी नृत्यांगना के जीवन का अंत ही होता। सुधा के साथ भी यही हुआ। सुधा ने लकड़ी के गुटके के पांव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया और मुंबई आकर वह पुनः अपनी पढ़ाई में जुट गईं। इसी बीच सुधा ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर P.C. सेठी के बारे में सुना। वह जयपुर गई और डॉक्टर सेठी से मिली।
डॉक्टर सेठी ने सुधा को आश्वस्त किया कि वह दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेगी। इस पर सुधा ने पूछा, क्या मैं नाच सकूंगी? डॉक्टर सेठी ने कहा, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार का पैर बनाया जो एल्यूमीनियम का था और इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि वह पैर को आसानी से घुमा सकती थी। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी और उसने नृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा, किंतु इस प्रयास में कटे हुए पैर से खून निकलने लगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने की हिम्मत कतई नहीं करता, किंतु सुधा साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी। जल्दी ही उसने अपनी निराशा पर काबू प्राप्त किया और अपने नृत्य प्रशिक्षक को साथ लेकर डॉक्टर सेठी से पुनः मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा के नृत्य प्रशिक्षक से नृत्य हेतु पांवों की विभिन्न मुद्राओं को गंभीरता से देखा, परखा और एक नया पैर बनवाया जो नृत्य की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। पैर लगाते समय डॉक्टर सेठी ने सुधा से कहा, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। सुधा ने पुनः नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। कटे हुए पांव के ठूंठ से खून रिसने लगा, किंतु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा। कठिन अभ्यास से सुधा जल्द ही सामान्य नृत्य मुद्राओं को प्रदर्शित करने में सफल हो गई। 28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में एक अन्य नृत्यांगना प्रीति के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह दिन सुधा की जिंदगी का संभवतः सबसे कठिन दिन था, उस दिन से भी ज्यादा जबकि उसका पांव काट दिया गया था। सुधा का यह प्रदर्शन बेहद सफल रहा। चहेतों ने उसे देखते देखते पलकों पर उठा लिया और वह रातों रात एक ऐतिहासिक महत्व की व्यक्तित्व हो गई। उसकी अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर तेलुगु के फिल्मकार ने उसकी जिंदगी को आधार बनाकर एक कहानी लिखवाई और मयूरी नाम से तेलुगु में एक फिल्म बनाई। अपने पात्र को सुधा ने स्वयं पर्दे पर जीवंत कर दिया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली और इस फिल्म में अभिनय के लिए सुधा को भारत के 33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। मयूरी की सफलता को देखते हुए इसके निर्माता ने यह फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी नाम से प्रदर्शित की और सुधा ने पूरे भारत को अपनी प्रतिभा का मुरीद कर दिया। आज सुधा एक नृत्यांगना ही नहीं, फिल्म कलाकार भी है। सुधा को उसके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। रामाज्ञा तिवारी। यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। ध्वन्यांकन मंजू कुमारी। वाचन स्वर चांद मोहम्मद। निर्माण सहयोग कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी।